हाँ जी सर। जी। एक पेशेंट है जिसको एक हफ्ता पहले जो है वो अपर आरटीआई हुआ था, और उसके बाद नाउ ही इज ठीक है। प्रेजेंटिंग विद सम वीकनेस। तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? सर मोस्ट प्रोबेबल इज ए जीबीएस। ओके, क्या होता है जीबीएस सिंड्रोम? सर गुलिन बैर सिंड्रोम। नहीं, सर होता इट्स क्या? मोटर वीकनेस, इट्स सिमेट्रिकल progressive symmetrical motor weakness, and also has a autonomic component involvement also. It has three variants: acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, acute motor axonal neuropathy, and ठीक mixed है। disease. अच्छा, इसको कैसे ट्रीट करते हैं? Sir, its treatment is forte and IVIGs, intravenous immunoglobulins, and plasmapheresis. And अब supportive आपका care ये, जी जी, include the if the respiratory involvement, ventilatory support, autonomic involvement. So we will control the pressures and the अच्छा, feeding. इसमें इसमें जो है वो मेन जो एनेस्थेटिस्ट के लिए जो है, या मेन जो आपके बीइंग आईसीयू डॉक्टर, आपके मेन इसमें क्या कंसर्न होता है? इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब क्या हर जीबी सिंड्रोम का पेशेंट एक कैटेगरी में होगा? नहीं सर, हमें जिसमें ऑटोनोमिक इन्वॉल्वमेंट होगी वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस। सिर्फ ऑटोनॉमिक इन्वायरमेंट? ऑटोनोमिक और रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्वमेंट। तो रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट को आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट हो रही सर हम तो एक तो क्लिनिकली असेस करेंगे और दूसरा से है? हम उसके वो टेस्ट करवाएंगे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। ओके। इसके अलावा और जो है कोई इसके कोई होते हैं वेरिएंट्स? सर इसके वो होता है, मिलर फिशर सिंड्रोम होता है उसमें। उसमें एटेक्सिया, फार्माप्लेजिया, और इसके अलावा सर मैं ख्याल यही एक वो बाकी तो सर वो उसकी वो टाइप्स ही है ना, अमान, असमान और AIDP। हाँ, तो आपने वहीं से एक्चुअली बात ये है कि देखें, आपने अभी मैं आपको अब आपकी अभी तो ये बेसिकली ये सिर्फ एक स्टार्टर था। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ हाँ कि जी। आपका जो जवाब था ना वो बुकिश बहुत अच्छा था। ठीक है, आपका ये जवाब बुकिश बहुत अच्छा था, लेकिन आपने डायरेक्टली उसको क्या सपोर्ट बताई थी आपने? डायरेक्ट आपने इसका बता दिया था, वो क्या उसको कहते हैं, प्लाज्मा फ्रीसिस। बिल्कुल। तो वो डायरेक्ट प्लाज्मा फ्रीसिस आंसर अच्छा बनेगा? हाँ जी सर, डायरेक्ट तो सर नहीं, बिल्कुल इसमें पहले हम तो हमें सर अब वो ये ABCD अप्रोच करेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, आप उसको जो आंसर को ना अपने ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, और आंसर को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि आईसीयू के अंदर या वैसे जनरल जो केयर होती है उसके अंदर आप मैनेजमेंट से कहेंगे कि मैनेजमेंट विल बी डिपेंडिंग ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। ठीक है, तो आपने कोई भी इस किस्म का कोई आंसर है, अगर आप उसमें डायरेक्ट चले जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई फेल कर देगा आपको इस बात पे। बिल्कुल, ये आपने सही बताया है, तकरीबन सारी बातें आपने बता दी हैं। लेकिन होता यह है कि कुछ वैरायटी एग्जामिनर्स की होती है जो इस जवाब के ऊपर ना वो चिढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह भी ये राबिया ने ऐड किया है ना कि जो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने हमेशा आपने इसी चीज से शुरू करना है। और अगर मिसाल के तौर पे उसको अब अगर वो इंटुबेट हो गया है, तो व्हाट इज जर्नल नर्सिंग केयर इन आईसीयू? मतलब सर व्हाट जनरल इज नर्सिंग, जर्नल नर्सिंग, जनरल के बल्कि आप कह लें कि जर्नल व्हाट आर द केयर विच इज देयर विद इन एनी पेशेंट विच इज इन द आईसीयू? सर ICU, I will take care of feeding, analgesia, sedation, thromboprophylaxis, and ulcer prophylaxis.
एंड अब चल पड़ा है ये, वो उसका निमोनिक चल पड़ा है, ऐसे ही है। वो फास्ट ड्रग्स, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही ऐसे वही तो ये सर, ये देखो जनरल मेरी के। बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, वहां पे एग्जामिनर के ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ रहा है कि ये तो किताबी तो रटूट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, ऐसे नहीं बताना ये मुझको, मैं नहीं तो नहीं, ऐसे मैं ही रखा आपको होता ये नहीं, जिसका भी देखो जनरल। मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसी आंसर को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, जिससे वो आपके पास, जब होता है कि जब आप एक अच्छा आंसर देना शुरू करते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा हाँ मार्जिन जी, आ जाता है। ठीक है। अगर आपने ठीक है आपने सर। तरतीब ये आपने ये किया है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपकी अप्रोच, आप वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वाली ही अप्रोच है, और उसके अंदर जो तरतीब आएगी वो आप अपने दिमाग के अंदर आंसर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर ये कहें कि वो डिपेंड करेगा डिफरेंट पेशेंट्स में, जो बेसिकली जो है वही अप्रोच वही हमारी है कि बेसिकली एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की जो तरतीब है उसी तरतीब से ही आप बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी है, तो हो सकता है पेशेंट नेजल कैनुला ठीक पे हो सकता है पेशेंट फेस मास्क पे हो सकता है पेशेंट रीब्रीदिंग मास्क पे हो सकता है पेशेंट सी पैप पे हो सकता है पेशेंट वेंटिलेटर पे हो। ठीक है। तो उसकी जो केयर होगी वो केयर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद रेफरेंस टू दिस थिंग। ठीक है। फिर उसके बाद ठीक। अगली अगली जो जर्नल केयर है उसके अंदर उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर उसको आप कार्डियोवास्कुलर जो रीनल सिस्टम है उसको आप एक ही उसमें बता सकते हैं कि जो उसका जो वाइटल साइंस है, उसका ब्लड प्रेशर है, उसका हार्ट रेट है, उसकी जो यूरिन आउटपुट है वो मेंटेन हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली मेंटेन हो रहा है, या उसको कोई सपोर्ट चल रही है। ठीक है। ये जनरल जनरल उसके अंदर यही बात होगी। उसके अलावा उसके बाद क्या चीज होगी, जैसे अब आपने फीडिंग फीडिंग के बेसिकली फीडिंग को आप यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर दें कि पेशेंट का इनटेक आउटपुट। ठीक है। इनटेक आउटपुट। और उसके बाद जो है अगर आप उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, या जो बाकी जो जो सारी चीजें आपने बताई हैं, ठीक है, कि उसका जो न्यूरोलॉजिकल ठीक। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, अगर पेशेंट इंटुबेटेड है तो आप सिडेशन और पैरालिसिस चल रहा है तो आप उसका प्रॉपरली नहीं इवैल्यूएट कर सकते। अदरवाइज उसका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कि भाई बल्कि शायद आप तरतीब में सबसे पहले अगर वो बताएं तो भी बुरा आइडिया नहीं होगा। ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से वो सवाल नहीं पूछेंगे कि जनरल केयर कैसे होती है, लेकिन ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि चाहे वो वैप की मैनेजमेंट पूछें, चाहे वो सेप्सिस की मैनेजमेंट पूछें, चाहे वो जो है आपका क्या नाम है उसका, ये जो है एआरडीएस की मैनेजमेंट पूछें, तो बेसिक बातें वो आपने भूलनी नहीं है। ठीक है। तो ठीक। ठीक है, जो इसी के यानी कि अंदर अगर उसमें पेशेंट, पहले मैंने बतानी है कि पहले बेसिक ये, तो मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दें, तो पहले फर्ज करें देखो एआरडीएस ही जो भी पूछ बताओ, लेता तो फिर। जो भी बताओ आप तरतीब, जो भी बताओ आप लगे कि आप किताबी रट्टू तोता नहीं है, बस क्योंकि ठीक। वो चीज आप भूल जाओगे। आप अगर अगर आप रट्टू तोता सुनाओगे ना तो आपको आप यू विल नॉट बी, आपकी परफॉर्मेंस नेचुरल नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद आप भूल जाओगे बिल्कुल अगला ये तो। अगला क्या बताना है, अगली क्या बात बतानी है। एग्जाम के अंदर वहां पर आपको एक्सक्यूज मी पता सब सर। कुछ। जी। सर तो हम इसमें केयर क्या बताएंगे? ये तो हम बता देंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देख लेंगे कि उसमें मास्क लगा हुआ है, देखो नेजल कैनुला, तो जनरल इसकी क्या जनरल केयर केयर क्या कैसी होती होगी? है, जिस चीज के लिए आईसीयू में पेशेंट आया है। ठीक है। अब आप इसी को थोड़ा सा हर में थोड़ा थोड़ा वैरायटी होगी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो यही होगा ना, बेसिक प्रिंसिपल तो यही होंगे कि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अगर अगर मिसाल के तौर पे एआरडीएस है फॉर एग्जांपल, तो आप रिस्पायरेटरी केयर ज्यादा डिटेल से बताएंगे कि भाई इसके अंदर जो रिस्पायरेटरी केयर है एआरडीएस की, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज। ठीक है। आपने बैरो ट्रॉमा से बचाना है, आपने उसके अंदर जो है वो ऐसी करनी है कि जिसमें आप मतलब वो बेसिकली वो आप उसमें मजीद जो डिटेल ऑफ जो रिस्पायरेटरी केयर है वो बता देंगे। ठीक है। अगर सेप्सिस का सर पेशेंट है, फिजियो और स्पायरोमेट्री ये कह देंगे। वो भी इसी के अंदर आएगी। आप देखें कि आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग आईसीयू के अंदर इसी प्रोन तरह की है। पोजीशन इस तरह कर दें। हाँ जी। ठीक है। तो आप बेसिकली आपने उसको उनको ब्लॉक्स बता दिए कि इसके अंदर लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी है, और एआरडीएस का जो कोई भी पेशेंट है उसको वैप भी वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बताना है कि जो एनी पेशेंट हु इज नाउ डेवलप्ड एआरडीएस, नाउ ही इज प्रोन टू डेवलप वैप, या वैप की वजह से एआरडीएस हो गया है, पहले वेब डेवलप हुआ है फिर एआरडीएस हो गया, या एआरडीएस हो गया है और अब उसके अंदर वेब भी हो रहा है। तो ये चीजें एक्चुअली इंटरमिंगल है, ये तीनों टॉपिक एक साथ हैं, सेप्सिस, वेब और एआरडीएस। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप सारे सवालों के अंदर सारी चीजें भूलेंगे नहीं।
आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मुझे सेप्सिस बंडल्स उसने पूछे तो है नहीं तो मुझे बताने नहीं है। समझ आई? सेप्सिस बंडल क्या होते हैं? या आप कह लें कि वैप की प्रिवेंशन, जो एआरडीएस का पेशेंट, एआरडीएस तो की मे बी रीजन को बहुत सारी हो सकती है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ उसकी वजह से उसको एआरडीएस हो गया, उसको कोई भी है। तो बेसिकली आपने उसके अंदर ज़हन में ही रखना है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, वो वही कॉमन बातों के ऊपर आपने तवज्जो देनी है ज़्यादा। ठीक है? तो जो जो है प्रिवेंशन और वैप कैसे करते हैं, वैप की प्रिवेंशन कैसे होती है? युसरा आप बताओ, आपने नहीं पार्टिसिपेट किया अभी तक। हाउ विल यू प्रिवेंट वैप? सर वैप प्रिवेंशन को हम लोग एक तो हमारी जनरल आईसीयू केयर हो गई, उसके अलावा हम लोग जो है वो हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग जो है वो जो सर्किट है उसका फ्रीक्वेंट चेंज ना करें। एक जो हमारा स्पेसिफिक कैथेटर जो है वो सक्शन के लिए उसको यूज करें। बाकी हम लोग जो है वो अपनी जनरल जो एंटीबायोटिक्स जो हमारी हैं, जो हमारे जो उसमें आईसीयू के अंदर या जो हमारे उसके अंदर हॉस्पिटल के उसके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल वो चल रहा है उसकी एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्सिस कर सकते हैं। अच्छा, और एक बाकी सेकंड, जो सॉरी। हमारी वैक्सीन एंटीबायोटिक के रूटीन की हैं। रेफरेंस से, एंटीबायोटिक के रेफरेंस से मुझे बताएं जी कि एंटीबायोटिक कैसे देनी होती है? एंटीबायोटिक के लिए जो एग्जैक्ट चीज होती है वो क्या होती है? किस बेस पे आप सर, एक एंटीबायोटिक तो देते सर कल्चर पे देते हैं ना। एक तो पहले हम एम्पेरिकल देंगे जिसके अंदर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, ग्राम हैं? नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों कवर कर लेंगे। उसके बाद हम्म, हम कल्चर करा के स्पेसिफिक दे देंगे। कौन कौन सा कल्चर, कौन कौन सा कल्चर होगा? सर निमोनिया के अंदर तो हमारे पास स्प्यूटम कल्चर भी हो सकता है, ब्रोंको एल्वियुलर लवाज भी हो सकता है, ब्रोंकियल ब्रशिंग्स भी हो सकती हैं। ये तो हो गया ना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो क्या जब पेशेंट जी आईसीयू के होगा तो आपने, ये जो वैप का पेशेंट है ये तो वैप हो गया, लेकिन क्या वैप के पेशेंट को सेप्सिस नहीं हो सकता? जी हो सकता है। उसके लिए हो सर सकता हमारे है। पास ब्लड कल्चर हो गया, यूरिन का कल्चर हो गया। और एक और भी है, CSF। सीएसएफ तो बात की बात है, उससे पहले जो भी लाइंस है। ठीक सर है। जो हम CVP। लोग ने फॉली डाली हुई है, सीवीपी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, CVP सीवीपी, पॉलीजन। ठीक है ना, सीवीपी। क्योंकि सीवीपी इज अ बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। सीवीपी हो गई, इवन आर्टीरियल लाइन हो गई। ठीक है। आर्टीरियल लाइन में कम होते हैं चांसेस, लेकिन सीवीपी में ज्यादा होगा। ठीक है। और उसके अलावा जो आपने अभी प्रिवेंशन बता रही थी ना, तो इसमें कुछ देखो पोजिशनल स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो पोजिशनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? 30 डिग्री हेड साइड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है। जी सर, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना है। एनजी फीडिंग देते हुए हमने चेक कर लेना है, एस्पायरेट करेंगे। अच्छा, एनजी फीड के रेफरेंस से विच इज बेटर, इन्फ्यूजन और बोलस? इन्फ्यूजन। सर पॉलिसीज देने हैं। नो, सॉरी सर, बोलस, इन्फ्यूजन देनी है, इन्फ्यूजन देनी है। इन्फ्यूजन देनी है। ठीक है। और अगर आपने इन्फ्यूजन शुरू की है तो आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? जी। सर वॉल्यूम चेक करेंगे इसका, एस्पायरेट करके देखेंगे ना ईच फीड देने से पहले। अगर तो हम्म। वो आई थिंक मोर देन 300 ml आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका वो अब्जॉर्ब नहीं हो थ्री रहा सही से, हंड्रेड तो आप उसको। 300 ज्यादा आप बता रही है, 300 नहीं है। फिर 200 300 है से, मेरा ख्याल है range। 300 से कम होगा। ठीक है। 300 से कम होगा। और अगर अगर मिसाल के तौर पे आ रहा है ज्यादा वो आपकी, तो आप क्या करेंगे फिर? उसको फिर वो ज्यादा आ रहा है तो आप फीड कम देंगे प्रोकाइनेटिक। ना, इसका मतलब है कि या प्रोकनेटिक्स दे देंगे। आप उसको प्रोकाइनेटिक ऐड करेंगे। कौन कौन से प्रोकाइनेटिक्स दे सकते हैं? मेटाक्लोप्रोमाइड दे देंगे, मेटोक्लोप्रामाइड और एरिथ्रोमाइसिन। H2 एंटागोनिस्ट। एरिथ्रोमाइसिन भी हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये H2 एंटागोनिस्ट प्रोकाइनेटिक होता है? फिर जी सर। एरिथ्रोमाइसिन देंगे। सर इसमें एक चीज मैं ऐड पूछना चाह रहा था, आप कैसे जी। इन्फ्यूजन में हम फिर इन्फ्यूजन रोक के फिर पहले हम चेक करेंगे एस्पिरेट, मतलब वो फिर हम कैसे टाइमली टाइम डिसाइड करेंगे, आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद कैसे? अगर वो बेसिकली देखो बोलस मेरी, मैंने। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कंपोनेंट है ना इस वाईवे के अंदर, बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट होगा। ठीक है।
तो आपने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर रेजिडुअल फीड आ रही है, अव्वल तो ये कि एस्पिरे ठीक जब है। होता है ना इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन में ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो हमारा क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं होता कि इन्फ्यूजन भी कोई चीज़ होती है। तो बाहर के मुल्क में आके मैंने देखा, तो मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ कि इन्फ्यूजन भी कोई चीज़ होती है। अदरवाइज हम पाकिस्तान में तो बिल्कुल। ऐसा सिलसिला नहीं होता। तो आपने यही कहना है कि फीडिंग जब भी देनी है तो स्टार्ट हमेशा वाटर से किया जाएगा, उसका रेजिडुअल वॉल्यूम देखा जाएगा। अगर वो आ रहा है तो फिर आप फीड नहीं स्टार्ट करेंगे, आप उसको कोई प्रोकाइनेटिक ऐड करेंगे। इट मे बी एरिथ्रोमाइसिन, इट मे बी मेटोक्लोप्रोमाइड, इट मे बी डोमपेरिडोन, ठीक है, इट मे बी सीसाप्राइड। 3-4 आप नाम ले सकते हैं। वो आप इतनी ज्यादा देखो, ट्राई टू बी नेचुरल। ये जो है ना, जो वाइवा, आप लोगों को ये ज़हन में रखें कि नेचुरल आप चीज़ ज़्यादा बेहतर बोलेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलेंगे, ठीक है। फिर आपने उसका ठीक है। ये एक फीड के बारे में बात हो गई। फिर आपने फीड देने के बाद आपने कोशिश करेंगे, अगर आप बोलस दे रहे हैं तो आप उसका हेड साइड ऊपर रखेंगे। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप प्रिवेंशन के रेफरेंस से बता सकते हैं। जो आप सक्शनिंग बता रही थी ना युसरा, वो होता है, उसको कहते हैं सुप्राग्लॉटिक सक्शन। तो एंडोट्रेकल ट्यूब्स होती हैं जिसमें सुप्राग्लॉटिक सक्शनिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बेसिकली एक एक चीज होती है ओरल डिकंटामिनेशन, और एक चीज होती है सिलेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्या नाम देखो ना, सर वो सेलेक्टिव सिलेक्टिव गट डिकंटेमिनेशन डिकंटेमिनेशन। होती है। हाँ, वो किससे करती सेलेक्टिव जाती है? गट डिकंटेमिनेशन सर वो सिलेक्टिव हम लोग देते हैं। अब इसका वैसे उसमें नहीं है, लिटरेचर में अब इसको मना करते हैं, ह्यूमिक। बट इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये था कि जो गट के नेचुरल फ्लोरा है आप उसको उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स दे दें, तो उसकी एस्पिरेशन के साथ आपको वैप के शायद वो कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, तो ये खाली उन हॉस्पिटल्स में बेहतर रहा था जहाँ पे इन्फेक्शन कम रेट में था, सबने हम्म, ये बेनिफिशियल नहीं रहा था। सही। वो असल में देखो, मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको वहां पर 3-4 ही, अगर आपने ये एक आपको ये समझ आ गया ना कि आप तरतीब में क्या चीज, देखो यहाँ पे देखो, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब, अब आप बताते वक्त किसी भी कोई भी तरतीब आप कर सकते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब से रिलेटेड क्या है। कि एक तो ये कि उसके अंदर सिडेशन, पैरालिसिस सिडेशन को आप होल्ड करके ना, आप उसको जब आप उसको मसल रिलैक्सेंट को आप अवॉइड करेंगे, आप सिडेशन ब्रेक्स करेंगे, सब ग्लॉटिक सक्शनिंग करेंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ का प्रेशर है, वो उसके पीछे एक बैरोमीटर होता है, जिससे ना एंडोट्रेकियल ट्यूब के कफ को प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको मेंटेन रखेंगे क्योंकि वो इट विल बी अ सोर्स। अच्छा, फिर ये कि अगर प्रोलॉन्ग इंटूबेशन हो रही है और तो आपने और आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं एक्सटुबेट हो रहा, तो आप उसकी ट्रिकोस्टमी की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिकोस्टमी विल प्रिवेंट चांसेस ऑफ ट्रिकल स्टीनोसिस। पता लगा आपने बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर दी और इतने दिन तक ट्यूब पड़ी रही कि उसको ट्रिकल स्टीनोसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और आपको बहुत ज्यादा डिटेल आपसे इसमें, क्योंकि वो उनके पास इतने सारे सवाल होंगे कि वो आपसे अगर आप उनको कॉन्सेप्चुअल सही बात बताते जा रहे हैं तो दे विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं सर आपने कहा सिडेशन ब्रेक्स देंगे, तो सिडेशन ब्रेक्स का मतलब क्या लिंक है, मतलब उसमें कैसे प्रिवेंटिव होती है देखो, सिडेशन वेब से, ब्रेक, मतलब वेब की प्रिवेंशन के अंदर एक मिनट मुझे सोचने दो, सिडेशन ब्रेक्स का क्या रोल था। सर एक तो एटिलेक्टेसिस नहीं होगा ना, जब नेगेटिव वो उससे वो करेगा, ब्रीथ करेगा, तो एटिलेक्टेसिस प्रिवेंट होता है उससे, तो उससे भी वैप का रिस्क रिड्यूस होता है। दूसरा, ये पैरालिसिस नहीं होगा तो पेशेंट का जो एपिग्लॉटिस का फंक्शन है वो इंटैक्ट रहेगा, तो एस्पिरेशन को खुद भी कुछ प्रिवेंट करेगा, उसका गैग इंटैक्ट रहेगा। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये ना सिडेशन ब्रेक का रिलेशन होता है, मैं आपको ना चेक करके बताऊंगा, ठीक है। सिडेशन ब्रेक का ठीक डेफिनेटली है। होता है रिलेशन, मेरे इस वक्त दिमाग में वो नहीं मैं आ रहा। जस्ट सेडेशन शायद ब्रेक होता देंगे तो है। पेशेंट एक्सटुबेट हो जाएगा ना। आपका जो वैप का मेन प्रॉब्लम है वो आपने ईटीटी डाली हुई है, उसकी जल्दी, वजह से हाँ। म्यूकोजा की वो हाँ, सिक्रीशन जमा हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। बेसिकली आपने पेशेंट को जल्दी एक्सटुबेट करने के की तरफ जाना है। जब अगर मिसाल, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग इंटुबेशन होगी तो उसमें ये एक विशियस साइकिल में चलता जाएगा, और जितनी ज्यादा देर रहेगा उसके अंदर क्रिटिकल इलनेस, पॉलीन्यूरोपैथी, मायोपैथी डेवलप होने के चांसेस होंगे, ठीक है। ठीक 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 होगा। तो ये है बेसिकली इसमें। तो इसके अंदर देखो, और डायग्नोसिस ये मेरे से वाइवे में पूछा गया था, ये आपको
पता होनी चाहिए। ये देख रहे हो, ये उसमें भी लिखी हुई है, मैं उस जमाने में तो यही पढ़ी थी किताब, वो पॉल मरीनो, उसमें भी लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यूसरा ने भी बताया था ना, ब्रोंको एल्वोलर लिवाज होता है, स्पेसिफिन ब्रुशिंग होती है, सबसे जो सेंसिटिव होता है ना वो स्पेसिमेन ब्रुशिंग होती है, ठीक है। ब्रोंको एल्वोलर लिवाज के अंदर ज्यादा कॉलोनीज आएंगी, इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कॉलोनीज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। उसके बाद ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिक कल्चर है, अगर यूरिन यूटीआई सस्पेक्ट कर रहे हैं या आप लाइन रिलेटेड इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप उसके अंदर, और आपने एंटीबायोटिक का नाम लिया था एम्पेरिकल, कह के वी कैन स्टार्ट एम्पेरिकल थेरेपी, बट एंटीबायोटिक यूज शुड बी अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तो हम लोग बेतहाशा एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं ना, तो वो एक अलग कहानी है पूरी, लेकिन वो अच्छा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेब के रेफरेंस से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो, इसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 3-4 क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, आप कोई भी याद कर लो, हैं उसके अंदर मिलती जुलती ही सारी चीजें। ये देखो जोहान्स क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या है कि ल्यूकोसाइटोसिस है, इसमें से क्या है कि एटलीस्ट 2 ऑफ 3 क्लिनिकल, तो ल्यूकोसाइटोसिस है, रूलेंट सिक्रीशंस है, टेम्परेचर मोर देन 38 है, ठीक है। डायग्नोसिस बाय दीज क्राइटेरिया, ये है। फिर उसके बाद कौन सा है, ये सीडीसी का है, ये सीपीआईएस है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखो, इट गिव्स अ स्कोर ऑफ 0 to 3 फॉर टेम्परेचर, ल्यूकोसाइटोसिस, पीएफ रेशियो। अच्छा, पीएफ रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये एआरडीएस के रेफरेंस से है इंपॉर्टेंट चीज। पीएफ रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर एबीजी में जो PaO2 आती है उसको डिवाइड कर देते हैं जितनी FiO2 पे आती है। कैसे, कोई एक रीडिंग आप बताओ मुझे। तो जैसे अगर आपका, जैसे सर नॉर्मल मैंने तो बस इस ये वक्त रीडिंग मेरी और माना था आपकी कि जैसे कितनी होगी 150 आया पीएफ? है और हम 50 पे दे रहे हैं। आई एम सर सॉरी, हम तो 0.21 पे कर रहे हैं ना, 21% पे हमारी इस वक्त है, तो तो हमारी हमारी इस वक्त पीएफ रेशियो होनी चाहिए कितनी अच्छी 100। कितनी होनी चाहिए? सर पता नहीं अब नॉर्मली एबीजी में कितनी होगी इस वक्त। नहीं नहीं, देखो हमारा रफली बहुत सिंपल कुलिया है कि इस वक्त हमारा इस वक्त 100 मिलीमीटर मरकरी होगा एट 21%, तो रफली आप समझ लो उसको 20 कर लो तो 500 के करीब आ गए, 500 तक आएगी। ठीक है। ये रफली ये वो आपसे एकदम से पीएफ रेशियो पूछ सकते हैं। सर 0.21 से डिवाइड करना होता है कि 21 से? 0.21 अच्छा, मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ना, तो 100 को आप 0.21 पे डिवाइड करेंगे, यही इसी तरह निकालते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट 100% ऑक्सीजन पे है, ठीक है, और उसकी PO2 अब आ रही है 60, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसकी पीएफ रेशियो 60 है, सो इट इज सिवियर एआरडीएस। जी सर वो मैं डिवीजन के हिसाब से देखना चाहिए थी कि 20 से किया तो 5 आया तो 500 करके, ठीक। नहीं 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 नहीं, 20 नहीं है, 0.2% है ये, 0.2 है, 1 है। रेशियो में हमेशा जो फ्रैक्शन होती है ना किसी भी चीज की, फ्रैक्शन हमेशा परसेंटेज में होती है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको, ये FiO2 को नाम लिया है तो एकदम से मैं आपसे एक एसोसिएटेड क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। एंड ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है ना मुख्तलिफ में, आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट वेज फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। तो मैंने जिस तरह भी बोला था ना, FiO इससे नेजल कैनुला, तो नेजल कैनुला से मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन दे सकते हैं? ये टोक्स का स्टेशन भी है बाय द वे। FiO2 नेजल कैनुला से कितनी हो सकती है मैक्सिमम? सर 45%। और फेस मास्क से? सर 60%। सिंपल फेस मास्क 60%। अच्छा, और 60%। रीब्रीथिंग मास्क अच्छा, नहीं, रीब्रीदिंग, नॉन रीब्रीदिंग से कितना तक होती है? नॉन रीब्रीथिंग से तो 100% भी सर हम कर एट हाई फ्लो, 100% ठीक है। हाई अच्छा, फ्लो। उसके बाद मेरा क्योंकि बिल्कुल मैंने यूज नहीं किया है हाई फ्लो नेजल कैनुला, लेकिन आप लोगों को हाई फ्लो नेजल कैनुला के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कोविड के रेफरेंस से हाई फ्लो नेजल कैनुला का बहुत यूज हुआ था। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आई एम आउट ऑफ आईसीयू, तो वो हाई फ्लो नेजल कैनुला मैंने कभी यूज ही नहीं किया आज तक, तो इसलिए आई हैव नो आइडिया, मगर आप लोगों को हाई फ्लो नेजल कैनुला के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सर आपको जो उसकी थ्योरी थोड़ी सी पता है तो बता दें, हाई फ्लो नेजल कैनुला की। मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। देखो, हाई फ्लो नेजल कैनुला के अंदर बेसिकली जो है ना, उसके अंदर सर कोई एक, जी, मॉइस्चराइजर का सिस्टम करते हैं वो,
जिसकी वजह से जो, क्योंकि नॉर्मली जो है ना वो जो अगर आप नेजल कैनुलस के थ्रू ज़्यादा दें तो वो ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत बता दूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो चीज़ मुझे नहीं याद वो मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं है वो, मैं मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिव मी टाइम, मैं आपको फिर देख के मुझे बताना सर पड़ेगा। एक ना मुझे हाई फ्लो जेट वेंटिलेशन भी बता दीजिएगा, वो मेरी हमेशा खराब हो जाती है कि 1 to 3 ml कैसे देना है, कितनी वो फ्रीक्वेंसी है, ये तो मुझे पता है 1 to 3 ml है। अब इतने सारे हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है उसमें। देखो, ये वो टॉपिक है जो मुझे आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ। एक हाई फ्रिक्वेंसी जेट वेंटिलेशन है, एक हाई फ्रिक्वेंसी जो है ना ऑसिलेटरी वेंटिलेशन है। जो ऑसिलेटरी वेंटिलेशन होती है ना, और उसका दोनों के अंदर जो है ना वो जाता वो एपनिक ऑक्सीजनेशन हो रही होती है। एक तो बात ये ज़हन में रखें, एपनिक ऑक्सीजनेशन का मतलब ये है कि वो प्रेशर उसके बेसिकली कोई उस तरह की मूवमेंट नहीं होती है कि एक टाइडल वॉल्यूम जा रहा हो और एक टाइडल वॉल्यूम वापस आ रहा हो। उसके अंदर वो सर बल्क इन में दोनों में डिफ्यूजन से होती है ना, डिफ्यूजन से होती है। डिफ्यूजन से और इन दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है एक्सपिरेशन का, क्योंकि पेशेंट CO2 रिटेन करना शुरू कर देता है। ऑक्सीजनेशन तो हो जाती है, लेकिन CO2 रिटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है। मैंने बहुत अरसे से जब एग्जाम दिया था 2016 में, कभी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा था, कभी दोबारा इसको देखा नहीं। तो क्योंकि मैं क्विक आपको चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक बात, क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये है। अलग से हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन का पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बहरहाल एक 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 ICU के रेफरेंस है हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन। एक और कहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन यूज की जाती है? CDH में CDH? कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया वाली सर्जरी में करते हैं हम यूज, अच्छा। प्रेफरेबली होती है क्योंकि पीक एयरवे प्रेशर हाई होते हैं ना उसमें बच्चों के। हम्म। तो वो अच्छा। वेंटिलेशन अलाउ ही नहीं करते, इतने ज्यादा पीक एयरवे प्रेशर होते हैं, टाइडल वॉल्यूम डिलीवर नहीं होता, तो हम उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लो टाइडल वॉल्यूम और हाई रेट से वेंटिलेट करते हैं डिफ्यूजन से, ताकि उसमें ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहे। ठीक है। और बेसिकली आपने CDH स्पेसिफिक बता दिया है पीडियाट्रिक सर्जरी के रेफरेंस से, लेकिन कोई भी ट्रेकियल जी सर्जरी जी जहां पर भी एनास्मोसिस हो जी। रहा होता है ना, हाँ वहां पे सर, ट्रेकियल जहाँ भी सर्जरी। एयरवे प्रेशर जहाँ बहुत हाई है ना, उसमें मतलब जहाँ नहीं, आपसे मैनेज ही या नहीं हो रहा कि टाइडल वॉल्यूम। जी जी। नहीं, एक ये भी रीजन तो है ये जो आप बता सर्जरी रही में हैं। तो यूज नहीं करते होंगे मैडम, नहीं नहीं, सर्जरी में भी यूज करते ये हैं। तो सर्जरी में स्पॉन्टेनियस। होता है यूज, सर्जरी में CDH में यूज होता है, मैंने सर्जरी में किया हुआ यूज है। होता है युसरा। जो ट्रिकियल सर्जरीज होती है ना, उसमें बेसिकली ऐसी जगह, अब आप ट्यूब नहीं डाल सकते और आपने वेंटिलेशन भी करनी। मैंने करवाई है एक दफा भाई, यहाँ पर मैंने पहले कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने एक दफा ही करवाई है ये सर्जरी। बेसिकली जो वो उसके अंदर वो लेजर भी यूज करते हैं उसके अंदर वो तो वो एक एक का एक्सपीरियंस मुझे, ओनली आई हैव डन ओनली वन केस फॉर दैट सर्जरी। तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी और इमरजेंसी, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना, तो इमरजेंसी के अंदर भी हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन से आप वेंटिलेट कर सकते हैं पेशेंट की। सर सीडीएच में नॉट, इमरजेंसी नहीं है, ट्यूब डाल के होता नहीं वो आप सही कह रही हो। CDH बेसिकली जो होती है ना आपकी सर्जरी, ये न्यूमोथोरैक्स में भी हाई फ्रीक्वेंसी। है। सर ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला में यूज होता है, वो तो मुझे पता है। सीडीएच में मैं सिर्फ वो हो रही हूँ, बाकी चल ठीक CDH है, आगे चल। एनीवेज, बेसिकली देखो वो जो पॉइंट व्यू है ना, कि उसके अंदर बैरोट्रॉमा, पता नहीं मैंने क्योंकि नहीं करवाया इसलिए आई हैव नो कमेंट। ये अगर आपने तैयबा, क्योंकि दूसरा आप भी पीडियाट्रिक। सर CDH में क्योंकि एक लंग टोटली जिस साइड पे हर्निएशन होती है ना, वो पूरा आपका जो है कोलैप्स हुआ होता है, और बहुत उसमें कम स्पेस होती है कि वो लंग वेंटिलेट हो। जब हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम देते हैं ना, तो एक लंग का ट्रॉमा हो सकता है और उसमें न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है, इसलिए हम देखें, उसको ज्यादा टाइडल वॉल्यूम डिलीवर नहीं करते, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हर जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, कुछ सेटअप्स में है तो वहां यूज होता है। नॉर्मली हम देसी तरीके से, फिर CDH वाले बच्चे बाद में एक्सपायर भी हुए होते हैं इसीलिए, असल में देखो, मैं क्योंकि आपको ये बाद में मेरा आपको मशवरा ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप भी डेफिनेटली शायद पीडियाट्रिक सर्जरी करवाती हैं, युसरा आप भी करवाती हैं। वहां पे जहन में रखो बात कि जब आप आएगा ना, ये आपके लिए बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप वहां पर पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया आपको जितना अच्छा आता है ना, वहां पर आप कोई एक्सपर्ट लेवल की चीज ना बताना। ये जो आपने बात बताई है, अगर ये है भी ना,
तो ये एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है। नॉर्मली सीडीएच अगर वो आपसे पूछेंगे ना, तो वो सीडीएच में आपसे ये पूछेंगे कि सीडीएच के अंदर कैसे पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है सर्जरी के लिए, पहला तो क्वेश्चन ये है, ठीक है ना? और उसके बाद सीडीएच के अंदर नॉर्मल नॉर्मल जो कि होगा सर्जरी, उसमें एनेस्थीसिया में क्या जेट वेंटिलेशन हर जगह यूज़ की जाएगी? तो प्लीज़ खुदा के लिए ऐसे ये रीज़न्स होते हैं फेलियर होने के। तो ये जहाँ ये तो अभी वैसे हम कहीं बात कहीं और पहुँच गई थी ना, तो अनलेस अंटिल जेट वेंटिलेशन, क्योंकि जेट वेंटिलेशन का टॉपिक हर किसी को नहीं आता, ठीक है? और जेट वेंटिलेशन का टॉपिक एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, अनलेस आपने बहुत डिटेल से ना पढ़ा हो। क्योंकि नॉलेज की इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो जेट वेंटिलेशन पे आते-आते बंदे को बदहज़मी हो चुकी होती है। तो वो इसलिए वो हर दफ़ा मेरा रह जाता है। वो हर दफ़ा मैंने डंग जिसको क्या कहते हैं डंक टपाओ मुहिम करके थोड़ी बहुत नॉलेज करके मैंने काम चला लिया। अल्लाह का शुक्र है कि इम्तिहान पास हो गए। लेकिन मुझे वो कभी समझ नहीं आया सही तरीके से कि मैं आपको समझा सकूँ। तो मेरी आपको मशवरा यही है कि एग्ज़ाम के अंदर, और दूसरा आपका भी, और अगर आप भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करती हो तो प्लीज़ वहाँ पर आपका एग्ज़ाम जनरल एनेस्थीसिया का है। खुदा के लिए वहाँ पर कोई बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीज़ ना बता। वहाँ पे आप बिल्कुल जो बेसिक पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया जो एक जनरल एनेस्थेटिस्ट को आता है ना, आपने वो बताना है, ठीक है? तो हम आई होप कि मैं आपको मैसेज अपना डिलीवर कर पा रहा हूँ, जी सर। ठीक है? अच्छा, एक बात और कि क्योंकि बात हमने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे चली गई, वैप वैप के बारे में अगेन समराइज मैं करके मैं आगे चल रहा हूँ। वैप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, प्रिवेंशन, कैसे पैथोजेनेसिस होती है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है इसी से जब ये करेंगे ना आप साथ, तो इसी के साथ ही वो एआरडीएस और सेप्सिस का जो टॉपिक है ना, वो इसी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो एआरडीएस की कोई सुना है कोई नई डेफिनेशन भी आ गई है इस बाद में? अभी कोई बिल्कुल ही रिसेंट कोई डेफिनेशन आ गई, मुझे नहीं पता। ये 2019-20 ये जो हम लोगों ने जब किया था तो उस वक्त बर्लिन डेफिनेशन आई थी, तो वो बर्लिन डेफिनेशन का ही मुझे पता है। उसके आगे का मुझे कोई पता नहीं है, अगर कोई है तो चीज़ वो आप देख लेना अपडेटेड। लेकिन बेसिकली वो उसमें भी जो सवाल पूछेंगे एआरडीएस क्या होता है, एआरडीएस को कैसे डायग्नोज करते हैं, ठीक है? एक्यूट होता है, पीएफ रेशियो के रेफरेंस से होता है, बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। पहले सिर्फ एक्सरे के बेस पे करते थे, और दूसरी एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो पहले थी वो बाद में चेंज कर दी गई थी, वो थी विद रेफरेंस टू पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स। वो पहले जो है वो कहते थे कि जो है ना वो रूल आउट करना होता था कार्डिक, तो अब उन्होंने कहा कि कार्डिक फेलियर भी तो हो सकता है ना, एक ऐसा पेशेंट जिसमें कार्डिक फेलियर हो उसमें भी तो एआरडीएस हो सकता है, तो वो उन्होंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से उसको हटा दिया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ये देखो माइल्ड मॉडरेट सीवियर। उसके बाद आपने जो है बेसिकली लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज, उसमें ज़हन में ये रखें कि 4 चीज़ों को आपने मैनिपुलेट करना है। एक आपने पीएच है, एक उसकी पीप है, एक उसकी FiO2 है, और एक उसकी CO2 है। आपने ज़हन में ही रखना है कि आपने परमिसिव हाइपरकैप्निया रख के ईप को उस लेवल पे ले जाके जिस पे एक एक्सेप्टेबल जो है वो PO2 आपको डेवलप हो जाए, PO2 आपको मिल जाए एट मिनिमम पॉसिबल FiO2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसका जो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली शुरू में ही आप बता देंगे ना, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल ना पूछें, क्योंकि उसका तो वो पूरी वो तरतीब है, वो ये आपकी है। लेकिन जो बेसिक उसका जो प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि टाइडल वॉल्यूम, FiO2, पीप, पीएच और CO2, इसको आपने ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि यू अचीव योर गोल्स एट मिनिमम पॉसिबल FiO2 एंड मिनिमम मिनिमम पॉसिबल पीप। ये उसकी बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका एयरवे प्रेशर ज़्यादा ना हो, और आप बहुत ज़्यादा हाई FiO2 ना दें, और आप अलाउ करें आप रिलेटिव स्लाइट हाइपर कैपनिया। तो ये यही बात यहाँ पे भी आएगी, ठीक है? तो आपने जो है वो प्लेटो प्रेशर जो है वो आपने 30 से ज़्यादा नहीं करने देने, और आपने जो है वो बहुत ज़्यादा हाई FiO2 नहीं देना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और उससे एक्चुअली लंग डैमेज ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, ठीक है? तो वो एक उसके अंदर बैरो ट्रॉमा होता है, एक वॉल्यूम ट्रॉमा होता है, मुझे आज तक कभी भी नहीं समझ आया कि ये वॉल्यूम ट्रॉमा और बैरो ट्रॉमा में किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। बहरहाल 3 तरह के ट्रॉमा होते हैं, एक बैरो ट्रॉमा, एक वॉल्यूम ट्रॉमा, एक बायो ट्रॉमा। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये जो ये चीज़ होगी ना वो बायो ट्रॉमा होगा। तो ये जो इसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादा हो रहा होता है, वो ये भी एक चीज़ है, ठीक है? और
हाँ, अच्छा ये प्रोन पोजीशन का क्या रोल होता है ARDS के अंदर? मुनीब आप नहीं बोल रहे, आप बोलो, कोई जवाब दो। ये सरवन कुमार आपका भी वाइवा है? सर प्रोन पोजीशनिंग का सर अभी जो स्टडीज में एक दो पढ़ी थी उसमें ये था कि उसका कोई ऐसा मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन आप सिर्फ उससे ऑक्सीजनेशन बेटर कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट ऑक्सीजनेट ही नहीं हो पा रहा, तो मतलब ये कि एंड एफर्ट है जिससे आप देखो अब ऑक्सीजनेशन आपने बेटर कर सकते आपका आपका फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह का जवाब आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है। प्रोन पोजीशन की वेंटिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हैं। सर उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो आपके लंग्स की जो बैक साइड्स होती हैं, जिस जो आपका डिपेंडेंट साइड है लंग्स की, हम्म, क्योंकि वहां पे आपका फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है, वो एटलेक्टेसिस में जा रही होती हैं, तो आप उनको ऊपर कर देते हैं ताकि वहां पे वेंटिलेशन अच्छी कर सकें और वेंटिलेशन पीक्यू मिसमैच को आप कम कर सकें, उससे आप ऑक्सीजनेशन को बेटर कर सकते बेसिकली उसमें एक ये ध्यान में रखें कि जब भी प्रोन वेंटिलेशन होती है ना, दैट इज इंटरमिटेंट प्रोन वेंटिलेशन। आप उसको मुस्तकिल पक्का प्रोन नहीं कर देते, आप उसको इंटरमिटेंट करते हैं। जिस तरह वो जैसे समझो कि एक हैं। साइड पे जब करेंगे तो वो उस साइड के एल्वुलाइज जो बेहतर तौर पे एयरेट नहीं हो रहे थे, अब वो एयरेट हो जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। उससे ऐसे सर्वाइवल ठीक है। बेनिफिट किसमें होता है किसमें नहीं होता, वो आपसे अगर पूछे तो आप बताएं। आपने ये जो जवाब दिया है ना, ये जवाब हो हाँ सकता है कि एग्जामिन अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा चल रहा है ना, तब तो वो आपका एग्जामिनर इस आंसर से बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बाकी वाइवा बॉर्डर लाइन चल रहा है ना, तो इस बात पे वो कहीं आपसे अगला सवाल पूछेगा कौन सी स्टडीज थी, फिर क्या करोगे? ठीक है। तो ठीक इसीलिए है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरह का जवाब ना दें, लेकिन अगर आपसे ये चीज जब मोहब्बत का रिश्ता बढ़ गया है ना एग्जामिनर से, तो तब तो ये बात कर देना। शुरू शुरू में इतना ज्यादा फ्लर्ट करोगे तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि ये मुझे इम्प्रेस करने की ठीक कोशिश कर रहा है, ये मेरे से ट्रायल्स की ठीक है। बातें कर रहा है, ओके आ जाओ सीधे हो जाओ। ठीक है। तो ठीक ये है। अब आप, ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एयरवे रिलीज वेंटिलेशन है या इनवर्स रेशियो का क्या एडवांटेज होता है? सर इनवर्स इनवर्स रेशियो रेशियो में वेंटिलेशन। सर इसमें हम सर इंस्पिरेशन का टाइम बढ़ा ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करते हैं ना इस पे ऑन कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आप इंस्पिरेशन इनवर्स रेशियो में नॉर्मली जो है वो इंस्पिरेशन से ज़्यादा टाइम होता है एक्सपिरेशन का, यहाँ पे आप इंस्पिरेशन का टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो अब यहाँ पर भी अभी इन्होंने यहाँ पर देखो इसका बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा शोड नो डिफरेंस इन मोर्टेलिटी बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपने उनसे ये पूछना है कि ये एक्सपर्ट हर सिस्टम हर सेटअप में तो अवेलेबल भी नहीं है ना, तो इसलिए ये आपने रखना है। जब आप नॉर्मल चीज़ें बता दिए, उसके बाद आप अगले स्टेप में ये चीज़ें रखें, ठीक है। और आखिर में एक्मो। सर ये रिक्रूटमेंट में जी, एक्मो रिक्रूटमेंट और ये हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन रिक्रूटमेंट तो सर ये उसमें हो नहीं जाती जब आप पीप दे रहे हैं, जो आप प्रोन कर रहे हैं पोजीशन, तो देखो रिक्रूटमेंट। ये मैं आपको बताऊं, कुछ जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना, उनमें एक ऑप्शन होती है रिक्रूट करने की लंग्स, कि यार जाहिर बात है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिला है। तो अ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट ध्यान याद रखो, 5 मिनट के अंदर इतनी सारी बातें वो नहीं पूछ सकते। आप अपने आप को सिंपल सिंपल रखो, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल सही आपने उनको बता दिया ना, मरीज को मारा नहीं, वो आपको फेल नहीं करेंगे। वो आपको अगर वो आपका वाइवा एक्मो तक पहुंच गया है ना, या रिक्रूटमेंट मैनुअर्स तक पहुंच गया है, तो उसका मतलब आप पास हो चुके हो, क्योंकि जो बाकी लोग होंगे वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है। इसलिए यानी कि मैं इसमें मेरा सर तो हम जी, बल्कि मैनेजमेंट में तो हम इसमें इसमें वही कहेंगे, बस हम लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, हम्म, और उसके बाद हम वो जो अपने प्रेशर्स बताए हैं कि प्लेटो प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, टाइडल वॉल्यूम को रखेंगे, हम्म। और उसके बाद बाकियों के बस नाम दे दें अगर वो पूछें। हाँ, अब देखो ये अभी यहाँ पर चैट बॉक्स में इमरान ने लिखा था अबाउट टाइमिंग, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखो ना कि recent years evidence prone severe ARDS patients has shown a
mortality benefit from ventilating prone position when used for more than 12 hours each day in the subgroup for ARDS patients only। ठीक है, तो इसी तरीके से ये ठीक। देखो, वो आपसे पहले मैंने आपको बताया ना कि वो तरतीब आपको पहले से दिमाग में पता होना चाहिए वो क्या पूछेंगे, ARDS क्या होता है, ARDS को कैसे डायग्नोस करते हैं, ARDS के अंदर ठीक बेसिक है। प्रिंसिपल क्या होता है कि बेसिकली एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लेमेटरी डैमेज होता है, तो उसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली फिर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही होती, मैं गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद एक उसकी एक इनिशियल फेज होती है, फिर उसके बाद एक फाइब्रोटिक फेज होती है, तो जो फाइब्रोटिक फेज होती है उसके अंदर स्टीरॉइड्स का रोल होता है। तो बेसिकली ये आपको इतने में बात खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेज़ क्या हैं। ये इसलिए ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातों को उन्होंने ना सामने ट्रे बना के रखा हुआ होता है, तो ये आपके लिए इस चीज़ को हज़म करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है? तो ये एक इसके अंदर ना यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मुझे बाकी सब लोगों की तरह मेरा बहुत 100% क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक टर्मिनोलॉजी होती है जो इसके अंदर यूज़ होती है, उसको प्रिडिक्टेड बॉडी वेट कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि ये आर्टिकल नया है रिलेटिवली, मैंने कुछ और पढ़ा था शायद, ये ज़ाहिर बात है ये तो हाई आर्टिकल आया ही 2019 में है शायद, ये क्या है ये? हाँ, तो मैंने तो आखिरी एग्जाम 2016 में दिया था, लेकिन ये यहाँ पे मुझे आइडियल बॉडी वेट लिखा आ रहा है, ये आप कंफर्म कर लो, क्योंकि प्रिडिक्टेड बॉडी वेट होता है लंग्स के लिए, क्योंकि वो बेसिकली वो कहते हैं कि जो लंग्स का साइज है ना, वो अगर वेट से इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि बेसिकली जो लंग्स का साइज है तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होता है जिसको प्रिडिक्टेड बॉडी वेट कहते हैं। ठीक है? अगर आपने वो पॉल मरीनो के पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो ये आप इसको कंफर्म कर लेना। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, लेकिन आप को ये कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, वहाँ पे कोई आप फंस ना जाए इस बात पे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है? अ, जो सेप्सिस है, सेप्सिस के अंदर एक तो देखिए कंपोनेंट जो है ना, वो आपका वो जो नए क्राइटेरियाज हैं और नए स्कोर्स हैं, एक यहाँ पे मैंने वो निकाल के रखा था आर्टिकल 2000, ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबसे, इसके बाद वो तो हम नेल्स की तरह ना हर हर साल का नया आया हुआ होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लास्ट यही है, जिसके अंदर वो उन्होंने एक नया स्कोर एक डाला हुआ था, कौन सा मुझे भी याद आ रहा है, एक मिनट। सर इसमें वो एक न्यूज है, एक म्यूज है, ये आ गया। न्यूज़ म्यूज़ क्या होता है? तो नेशनल इमरजेंसी वार्निंग साइंस है मेरे ख्याल। ये न्यूज है, म्यूज में some modified emergency warning इमरजेंसी signs। नहीं, अर्ली वार्निंग स्कोर्स। ठीक है? न्यूनेटल है, न्यूनेटल अर्ली। न्यूनेटल अर्ली वार्निंग स्कोर्स, मैटरनल एंड हम्म। अर्ली वार्निंग स्कोर्स। ठीक है? और वो पीयूष जो है वो पेडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर्स है। ठीक है? ये जो है ना, वो ये है, नेशनल वाले बहुत पुराने हैं। ये देखो, सर लेकिन तो हमने ये वो नेशनल वाले बताने हैं ना, उसमें जिसमें वाइटल्स होते हैं, 6 वाइटल्स पॉइंट है नहीं जो। नहीं, वो आप नेशनल नेशनल वाला बहुत पुराना हो गया, वो न्यूनेटल है। जो न्यूज है ना, वो न्यूनेटल को वो करते हैं। नहीं, तो जो नेशनल वाला था वो नहीं हमने बताना। वो वो तो जब नई जो आई है इसमें, मुझे किसी दोस्त ने शेयर किया था, उसने कहा था कि ये आपने ये बताने हैं दोनों। उसने कहा था अपने वाइटल साइंस ना आपके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता, कहते हैं कि बाहर ना कंप्यूटर पे आ जाते हैं जैसे ही वाइटल्स में डिस्टर्बेंस आ रही होती है, तो इसको उन्होंने कहा कि ये आपके पहले साइंस है, आप पेशेंट को जल्दी से एड्रेस करें। तो उसमें देखो, ये जो एक 6 ना वाइटल साइन, एक बीपी, एस आई हार्ट आर रेट। एस एक एस आई आर एस स्कोर है। ठीक है? ने, नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर और मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर, एक्चुअली ये चीज़ मेरे लिए भी नई है, क्योंकि हम लोग मैंने जब किया था तो उस वक्त जो है ना ये क्यू सोफा आया था, जब मैंने 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद तो कभी आईसीयू पढ़ा ही नहीं है आज तक। लेकिन ये है कि ये देखो, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपका बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि यू आइडेंटिफाई एनी पेशेंट हु इज एट रिस्क ऑफ सेप्सिस, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी बिल्कुल। क्राइटेरिया आप यूज करें, आपका मकसद क्या है कि आप इमीडिएटली आप उसको फ्लूइड और उसके बाद उसका लैक्टेट लेवल
कल्चर्स, एंटीबायोटिक, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। आप चाहे उसको वो गर्दन को कहाँ से पकड़ लो, कहाँ से पकड़ लो, इस बात पे वो आपको फेल नहीं करेंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस बात पे। इतने कोई पागल नहीं है वो कि आपने सारी चीजों को सही बता के आपने वो एक प्यू सोफा की जगह आपने ये बता दिया तो आपको फेल कर दे। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। वो बेसिकली आपने ये बताना है कि ये सारे जो डायग्नोस्टिक टूल, ये जो टूल्स हैं, आपका पर्पस क्या है, कि आप अर्ली आइडेंटिफाई करें, जो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपने बिल्कुल। जो अर्ली आइडेंटिफाई करके अगर आपने उसको अप्लाई करके आप, सॉरी, आपने क्यों क्यू सोफा क्यों आया था बेसिकली, चलो थोड़ा सा उसको बैक जाओ। व्हाई क्यू सोफा वाज इंट्रोड्यूस्ड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर क्यू वो सोफा एंड सोफा? सर क्यू सोफा में ये क्विकली असेस करने के लिए आप क्लिनिकली पेशेंट को देख के असेस कर लें फौरन से। वेरी इसमें गुड। हमने वो पहले हाइपरटेंशन होता है। एक सेकंड, एक सेकंड। और इसमें आप एक जुमला ऐड कर लो कि क्यू सोफा के अंदर सर कोई मोर्टेलिटी। इन्वेस्ट नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशंस उसकी कोई होती है? क्यू सोफा में कोई नहीं सर, इन्वेस्टिगेशंस होती है? इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सारा नहीं क्लिनिकली होती। आपने। ठीक है। जो सोफा होता है उसके अंदर तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो वो बिल्कुल उसमें जो है वो मैनेजमेंट जो केस है वो डिले हो हिस्ट्री। जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल। बेसिकली ये SIRS या क्यू सोफा का जो मकसद है वो ये है कि आप फौरी तौर पे एनी पेशेंट हु इज हैविंग एनी साइंस विच विच हिंट, तो आप उसको फौरन सेप्सिस की गाइडलाइंस पे, अब सेप्सिस की लाइन पे ट्रीट करना शुरू कर दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन भेज दें, उसको आप फ्लूइड स्टार्ट कर दें, उसको आप CVP डाल दें, आप उसको ABGs करवा लें, आप उसका लैक्टेट लेवल को मॉनिटर करें, और आप अगले स्टेप में चलते जाएं कि अगर आपका ये नहीं हो रहा जो है, तो अगले स्टेप में जाएंगे वो फिर फ्लूइड का एक बोलस दिया आपने, दूसरा बोलस दिया आपने, उसका जो है वो। थोड़ा सा काइंडली सर उसमें भी थोड़ा गाइड कर दीजिए सर। ये तो 1 आवर बंडल है, 3 आवर बंडल है, 6 आवर बंडल है, मतलब अब हाँ लेटेस्ट कौन सा चल। हाँ, ये भी वही 1 आवर, 3 आवर और 6 आवर में भी आप सोचते रहो और जो है वो आप वहां पर यही परेशान हो। उनसे कहो कि सर ये चेंज होता रहता है। इसमें आप उनको अगर ये बता देंगे कि उसके अंदर भी आंसर वही है कि पर्पस पर्पस जो है, फ्लूइड, एयरवे, एंटीबायोटिक, तीन बातें पूछ रहे थे। ओके ओके, ये इमरान वाइवा दिया था अभी। देखो ये आपने उसको फर्स्ट 3 आवर का मतलब ये नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका 3 घंटे इंतजार करेंगे कि अभी तो 3 घंटे पड़े हैं। समझ आई? आप ठीक है सर। उसमें ये कहें कि विद इन इट एट द अर्लीस्ट एनी पेशेंट हु हैव सम साइंस ऑफ सेप्सिस यू विल इमीडिएटली स्टार्ट रिससिटेशन। तो ये फर्स्ट आवर और 3 आवर का मतलब ये है कि इट शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है। मैं नहीं मानता ये इस चीज को कि 1 आवर और 3 आवर में आपको करेंगे। जहां तक मुझे याद है वो 3 आवर्स ही था। ये 1 आवर पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये विद इन फर्स्ट 3 आवर्स है, या और एट द अर्लीस्ट। एनी पेशेंट विद सस्पेक्टेड सेप्सिस immediately take blood cultures and start empirical antibiotic therapy, start fluid therapy और lactate levels, CVP, और उसके बाद आप जो है वो मिक्स वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन तो आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन, यूरिन आउटपुट, और फिर उसके बाद आप अगले स्टेप में, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा तो आप उसके बाद अगले स्टेप में आप उसका फ्लूइड का एक बोलस दें, फिर 2 बोलस दें, और साइंस ऑफ डी ओवर हाइड्रेशन देखते रहें, और आप उसके बाद उसका अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको वेजोप्रेसर स्टार्ट कर दें। ठीक है। और अगर वेजोप्रेसर स्टार्ट कर रहे हैं या आपका जो मिक्स वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन या लैक्टेट लेवल नहीं अचीव हो रहा जो आपको चाहिए, तो आप फिर आप उसके अंदर आइनोट्रोप स्टार्ट कर देंगे, डोबुटामिन। ठीक है। और बाकी जो साइड वे चीजें हैं वो वही कॉमन है। वही आपका स्टीरॉयड है, वही क्या नाम है इसका। अगर ये सारी चीजें फेल हो गई हैं तो फिर आप हाइड्रोकॉर्टिसोन पे चले जाएंगे। ठीक है। ये बातों पे आप फेल या पास होंगे। ये 1 आवर बंडल और 3 आवर बंडल और 6 आवर बंडल के चक्रों में कंफ्यूज ना हो। अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम 3 आवर। यहाँ पे भी देखो, ये जो डाटा मौजूद काली है मेरे पास, इसमें भी 3 आवर्स ही लिखा इसमें हुआ है। इसके जो आगे एक्सप्लेनेशन में तो सारी चीजें सेम है, लेकिन बस वो यही है कि एक ने लिखा हुआ 1 आवर में करना है, एक ने 3 में, एक ने 6 में। ये देखो मेरी बात सुनो। काम एक ही। Administration of intravenous antibiotics should be initiated as soon as possible after recognition and within 1 hour for both septic shock and sepsis without shock। यही मैंने ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ ये। यकीन करो मैंने नहीं ये पढ़ा हुआ, ना ही मेरे पास अब टाइम है कि मैं ये पढूं।
सर लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ जी था कि स्टेरॉइड का भी रोल है, और जो स्पोर्ट है ना वो पेरिफेरल लाइन से एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करवा दें। अगर फ्लूइड से रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब सेंट्रल अगर नहीं भी स्टेब्लिश हुई तो पेरिफेरल से शुरू हो जानी चाहिए स्पोर्ट। हाँ ठीक है, मतलब वो आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े, वहां पे आपको सीवीपी डाल के तो नहीं दिखानी ना, तो आप बोल दे सीवीपी डालें और शुरू कर दें, इतना नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको फिर एक ही बात पे मैं फोकस कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप को टॉर्चर ना करें। आप वहां पर अगर यही, मैं मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया ग्लाइसेमिक कंट्रोल की रिजीम, और जब मैं पास हो गया ना तो उस वक्त अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि कितना बड़ा टॉर्चर लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किताब में नई रिजीम लिखी हुई है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का हर कहानी हर किताब में हर जगह पे डिफरेंट है। मैं तो अपने जो रहे से बाल थे मैं वो नोचना शुरू हो जाता है कि यार ये कैसे याद करें। अब जो रिट्रोस्पेक्टिव सोचता हूँ मैं, आप लोगों को भी, अभी ग्लाइसेमिक का नाम आ गया है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने के लिए रूल क्या है? नंबर वन, यू शुड नॉट हैव टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, क्योंकि उससे हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है, नंबर वन। नंबर टू, आपने हाफ आवर टू 1 आवर ब्लड शुगर मेंटेन करनी, चेक करनी है। और आपका जो रो टारगेट होना चाहिए वो बिटवीन 120 टू 180, लेस देन 180 आपने ब्लड शुगर रखनी है, ठीक है। और उसके बाद दो चीजें हैं कि सबकुटेनियस वर्सेस आईवी वर्सेस बोलस वर्सेस इन्फ्यूजन। तो उसके अंदर इन्फ्यूजन इज बेटर इन तीनों के अंदर। सबकुटेनियस का वो नहीं होगा, बोलस से बेहतर है कि आप उसको इन्फ्यूजन में दें। एंड एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर यू चेंज द ब्लड इंसुलिन स्पीड अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर। ये है। और उसके अलावा as soon as you start giving insulin and you will start यानी कि you are getting a urine output, आप उसको पोटेशियम को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी बातें लिखी हैं वो जीआई के रजीम कह लें, या आप वो वी आर वेरिएबल रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन कह लें, या जो मर्जी कह लें, आप अगर ये बात उनको बता देंगे ना तो एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता कि यार इसको सेफ्टी प्रोफाइल पता है, इसको ये पता है कि जो ब्लड शुगर की मैनेजमेंट है वो कैसे की जाती है। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो आपने बंद कर दी, शॉक टेक्टिक पे आ गए। मॉर्निंग ऑफ सर्जरी पे आपने उसकी ब्लड शुगर चेक की, अगर वो ब्लड शुगर 180 से ज़्यादा है तो आप उसको इंसुलिन की दे देंगे, अगर जो नॉर्म जो लेता है, और अगर नहीं है तो आप उसको अगर लेस देन 180 है तो आप उसको नहीं देंगे, ठीक है। और आप उसको स्लाइडिंग स्केल से जो ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय, क्या उसको कहते हैं वो, 150 वाला भी एक फार्मूला है, और ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय एक और कौन सा फार्मूला होता है, क्योंकि जो, और एक आप ये भी साथ उनको बता दें कि मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में एक प्री फॉर्म्ड मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होता है जिसमें डेक्सट्रोज भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, और उसके ऊपर लेबल हुआ होता है कि ब्लड शुगर को आपने चेक करना है, और ब्लड शुगर जितनी है उसके हिसाब से उसके अंदर रेंज होती है कि अगर इतने से इतनी ब्लड शुगर है तो आपने इतने रेट पे देना है, इतनी से इतनी ब्लड शुगर होगी तो आपने इतने रेट पे देना है। ये एक और स्मार्ट आंसर है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक अच्छा आपने सर, बता दिया। जी इसी कंसर्न में सर, एक जो मेरा कंसर्न था सर, इसमें बेसिकली फर्ज करें पेशेंट हमारा डायबिटिक कंट्रोल था जो हम्म अपनी ड्रग्स के ऊपर, तो हम्म उसमें भी हमने सर इंफ्यूजन चलानी है। क्या मतलब? मतलब मैं पेशेंट फिर सर्जरी, मतलब जो पेशेंट हमारा फर्ज करें ऑन डायबिटिक ड्रग्स पे था, लेकिन हम्म उसकी डायबिटीज कंट्रोल, तो उसकी HbA1c आपने 6.5 से कम है ना। एक सेकंड, इंट्रा ऑपरेटिवली अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट इंसुलिन की बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी रिक्वायरमेंट, तो देनी पड़ सकती है ना। बिल्कुल बढ़ेगी। आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपने जबरदस्ती देना है। आपने टारगेट, अगर अगर उसका ब्लड शुगर मेंटेन हो रही है 120 टू 180, आपने कुछ भी नहीं देना। ठीक है, यानी कि फिर वो हमने शुगर के लेवल के फिर हमने देना है, अगर शुगर स्ट्रेस की लेवल वो के ठीक। हिसाब से। ठीक है, आगे ठीक समझ बात। जो प्रोलॉन्ग सर्जरीज ठीक है होती सर। हैं उनके अंदर, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे 10 घंटे की सर्जरी है, 8 घंटे की सर्जरी है, कोई ऐसा केस है कि जिसके अंदर बहुत प्रोलॉन्ग सर्जरी है, तो उसके अंदर तो आपको डेफिनेटली देने की जरूरत पड़ सकती है। समझ आई? नॉर्मल जो 1 to 2 ठीक, आवर्स की सर्जरी है, आपने उनको गोल बता दिए ना। जब आपने उनको, वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे इंट्राऑपरेटिवली ग्लाइसेमिक कंट्रोल हम कैसे करेंगे, आप यकीन, मैंने जो आपको आंसर बताया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस आंसर पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। बाकी आप याद कर लो, जीआई के नहीं। रिजीम याद कर लो, जो मर्जी रिजीम याद करनी है याद कर लो। लेकिन इतना मुझे तजुर्बा है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ गारंटी से कि अगर आपको ये सवाल का जवाब दे देंगे ना आप, तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। ये नहीं प्रॉब्लम सर, ये है ये कि वहां बिल्कुल पर आप। आप ये जवाब आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर खिचड़ी पकड़ी होगी मेरी तरह। वहां पे कोई ऐसे पता नहीं है कि वहां पर जाके अपना नाम, अपना और अपने बाप का नाम भी याद रह जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
वहां पे बंदा इतना ख्वार हो जाता है। अगर लकी मैं फेल हुआ हूँ इतनी दफा, 2 दफा कम से कम। इसलिए मैं आपको के पीछे पड़ रहा हूँ कि एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं है। होता है शायद कोई आइसोलेटेड 1% लोग होते हैं कि जो किसी को एग्जामिनर को उसकी शक्ल बुरी लग गई है और आपको फेल करते हैं। बी कॉन्फिडेंट यार, अल्लाह पे भरोसा करो और अपने ऊपर करो भरोसा करो। वहां पर आपकी गुफ्तगू सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू से पता लगना चाहिए कि ये बंदा कंसल्टेंट बनने वाला है, इसकी अप्रोच सही है, इसकी बातें बातों के अंदर सेंस है। ठीक है। अम, ये बेसिकली आप ये देख लें इसके अंदर। और मेरा मैं आपको देखो, मशवरा मेरा यही है आपको, क्योंकि टाइम ही नहीं है 5 मिनट में यार। वो सेप्सिस क्या पूछ लेंगे आपसे, मुझे बताओ। प्रॉब्लम ये होती है आप पहले क्वेश्चन पे ही फंस जाते हैं, पहले क्वेश्चन से अगले अगले स्टेप में जा नहीं पाते। ठीक है। तो ये मेरा तो आपको ये मशवरा है। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे आप लोगों के लिए। बेसिकली बाकी बाकी जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, सॉरी डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस है, और वो जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी फास्ट हग वाली, तो फास्ट हग वाली सारी बातें बताओ, लेकिन को ऐसे बताओ कि उनको लगे कि इसको बात पता है। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपने आईसीयू के अंदर आपने देखना है, तो साहब ये आप कोई भी ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं ना, तो उससे कहें कि हम कोई भी एक रिजीम आप कोई भी बता रहे हैं ना, उससे कहें कि हम बाद में टाइट्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एबीजीज। ठीक है। तो ये आंसर स्मार्ट होगा। फिर जो आपने कोई भी एक बता दिया कि उसको आइनोट्रोप स्टार्ट करेंगे या वेजोप्रेसर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे फर्दर जो है हम उसकी इन इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, हम उसकी इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, हम उसका सीवीपी मॉनिटर करेंगे, और अगर हमारे पास कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग है तो उससे करके हम अपनी जो डोजेस हैं उनको टाइट्रेट करेंगे। अब ये बातें किताबों में इस तरह नहीं लिखी हुई, ये वहां पर एग्जामिनर के सामने आप इस तरह बोलेंगे तो आपको वो कहेगा कि बस थैंक यू वेरी मच। वहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आपके दिमाग के अंदर दूसरों की बातें बैठी हुई होती हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि दरमियानी कोई रास्ता निकालो, मुफाहमत का रास्ता निकालो दरमियान में। ना वो गलत कह रहे हैं ना मैं गलत कह रहा हूँ, कोई दरमियान का रास्ता निकालो। इस चीज के ना स्टिक ना करो, चिपक ना जाओगे वहां पे। आपको जब सेप्सिस का शुरू करें तो आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन हो कि पता नहीं मैंने प्यूज बोलना है या म्यूज बोलना है या न्यूज बोलना है, और वहां पर जो सही बात है वो ना बता पाओ। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड आंसर की तरफ, इवन आपके बिल्कुल। ऊपर के पिक। इमरान आप एक दफा बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप? जी। बेसिकली जो स्पेसिफिक आंसर आप बोल रहे हो ना, वो स्पेसिफिक आंसर सेफ्टी वाला आंसर है। जब आपने सेफ्टी वाला आंसर बता दिया ना, तो उसके बाद आसानी हो जाएगी। अच्छा एनीवेज, असल में आज मुझे कहीं बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने डिस्कशन कर ली, नमाज का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आगे आने वाले दिनों में ना यहाँ पे हमारा ईद का स्केजूल शुरू हो जाएगा, तो मेरे पास सुबह के वक्त भी टाइम होगा, तो आप लोगों से यू कैन डिस्कस एनी टॉपिक। जो बेसिकली आज अब समरी जो मैंने आपको बताई है कि जनरल आईसीयू की जो केयर है, उसके अंदर आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो डीवीटी भी आ गया, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट भी आ गया, इनटेक आउटपुट भी आ गया, फीडिंग को भी कैसे कंट्रोल करना है, लाइंस को भी देखना है। और आपका जो एक और बात की है कि इनटेक आउटपुट का अगर आप कहीं ऐसे जिक्र है, हमसे कहें कि आवरली मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर पर किया क्या जाता है कि 6 घंटे के आउटपुट को या 12 आवर्स के आउटपुट को एक थंब से ले लिया जाता है, जबकि ये इसकी क्या एविडेंस क्या है, इसकी एविडेंस राइफल क्राइटेरिया। इसका एविडेंस राइफल क्राइटेरिया इस तरह है कि अगर हो सकता है कि उसका पहले घंटे में आउटपुट आ गया हो 300 ml फॉर एग्जांपल, उसके बाद अगले 10 घंटे उसको 50 ml आया है, तो वो तो एनयूरिक हो गया है। ठीक है ना। तो ये चीज आपने उनको मैनेजमेंट जो भी ये कहीं ना कहीं घुस के ये बात आ जाएगी, तो आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट ये हो कि आईसीयू की जो केयर है उसके अंदर ये सारी चीजों का जिक्र कहीं ना कहीं से आएगा। तो जब आप अपना आंसर शुरू करो, आप उसमें सपोर्ट की बात करो, हीमोडायनेमिक सपोर्ट की बात करो, एंटीबायोटिक्स की बात करो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करो। ये वीनिंग के बारे में हम नहीं आज बात कर सके, लेकिन वीनिंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होगी आपको पता होना चाहिए कि रेडिबिलिटी, कि जब पेशेंट एक्सटुबेशन के लिए रेडी है, या एक्सटुबेशन कह रहा हूँ वीनिंग के लिए रेडी है, तो उसमें प्राइमरी डिजीज खत्म हो गई हो, उसको कोई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई आइनोट्रोप्स नहीं चल रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई रिस्पिरेटरी सपोर्ट ना चल रही हो। ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी जो प्राइमरी कंडीशन होगी, और अब आपने उसको देख लिया है कि वो सारी चीज़ें जो अगर उसको सिडेशन चल रही है तो मिनिमम सिडेशन चल रही हो, और ऐसी ऐसी मेडिकेशंस के जिनका बहुत ज़्यादा
मेटाबॉलिज्म नहीं है या हैंगओवर उसकी वजह से नहीं है, तो इस रेफरेंस से प्रेसिडेक्स इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू फेंटानिल एंड मिडाजोलैम कॉम्बिनेशन। ये सारी करके फिर आपसे वो क्राइटेरिया बता सकते हैं जो वो नेगेटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर का है और प्लेटू प्रेशर का है, और जो है वो क्या होता है, एक जो स्कोर होता है रैपिड रैपिड शैलो ब्लीडिंग इंडेक्स, उस तरह का होता है ना। रिस्पैरिटी इंडेक्स मुझे कुछ याद आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम ओवर सर यही है रिस्पैरिटी रेट। जी सर, यही है। ठीक है, वो सारी बातें हो गई। फिर आपने परफॉर्म कैसे करना है? परफॉर्म ऐसे करना है कि आपने उसको जो टोटल वेंटिलेटरी सपोर्ट से आप उसको प्रेशर ऐसे मोड पे लाएंगे, SIMV पे ले आएंगे। SIMV के बाद प्रेशर सपोर्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद उसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल देंगे, TPs का ट्रायल देंगे। और उसके बाद एट रूल ये होगा कि जैसे ही पेशेंट एग्जॉस्ट होने लगेगा तो आप वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ग्रेजुअली जो सपोर्ट का टाइम है बढ़ाते जाएंगे एंड देन यू विल गो फॉर एक्सटुबेशन। और उसके अंदर बेसिक रूल ये होगा कि री इंटुबेशन के अंदर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यू विल नॉट एक्सटुबेट टिल द टाइम ये पेशेंट इज़ फुली रेडी फॉर एक्सटुबेशन। ठीक है, और उसके अंदर फेलियर टू वीनिंग क्या है जी? अगर उसको ये जो क्रिटिकल इलनेस न्यूरोपैथी पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप हो गई है, मायोपैथी डेवलप हो गई है, वो एक फैक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर स्पेशली हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया, अगर हाइपर मैग्नीसीमिया, तो उसके अंदर आपकी जो है वो क्योंकि मसल वीकनेस होगी, जब मसल वीकनेस होगी तो उसकी वजह से पेशेंट एक्सटुबेट नहीं हो पाएगा। तो आपको फेलियर ऑफ वीनिंग, वीनिंग कैसे करते हैं, वीनिंग को कैसे प्रोसीड करते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के ये एक वीनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ICU की बाकी जो है देखो GB सिंड्रोम से हमने बात स्टार्ट की थी, तो GB सिंड्रोम के आंसर में भी आपने यही बातें बतानी कि GB सिंड्रोम के पेशेंट है, GB सिंड्रोम क्या होता है, GB सिंड्रोम की क्या टाइप्स होती हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली अगर वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर पे तमाम वेंटिलेटर वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपने वेंटिलेटर की केयर आप उसको समराइज वर्ड याद कर लें कि भाई जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा तो उसकी एक जनरल केयर होगी, जिसके अंदर हमारा पर्पस ये होगा कि इस पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया डेवलप ना हो, सेप्सिस डेवलप ना हो, ARDS डेवलप ना हो, उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन रहे, उसको अल्सर डेवलप ना हो, उसको ड्यूडेनल अल्सर डेवलप ना हो, उसको जो है वो प्रेशर सोर्स ना बने। ठीक है, तो ये एक उसकी चीज़ होगी। तो वो बातें देखो, ये वो बातें जो मैंने 7 साल पहले पढ़ी थी वो मुझे अभी भी याद है। उसकी वजह ये है कि ये वो कॉन्सेप्ट की बातें याद रह जाती हैं, बाकी जो कचरा होता है वो भूल जाता है। तो कचरा ना ही याद करो तो बेहतर है, क्योंकि वो कचरा वहां पे एग्जाम में भी आपको कचरा कर देगा। ये रट्टे वाली जो चीजें होती है ना, रट्टे वाले हो सकता है कभी खुदा न खास्ता कोई 10 में से कोई एक एक बदकिस्मत आदमी होगा जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उसको एग्जामिनर बहुत ही कोई बुरा टकर गया और उसने फेल कर दिया। लेकिन मैं बहुत अरसे से लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, मेरे अपने दोस्त भी जो फेल हुए थे या होते हैं या हो रहे हैं फेल, वो खुद उनको बोलना नहीं आता। और मैं उसका और कोई दुनिया की किसी की एग्जांपल नहीं दूंगा कि मेरे जैसा बंदा जिससे एक दफा एक साल एक अटेम्प्ट मैंने स्किप की थी और एक साल के बाद मेरे से किसी ने सवाल पूछा था कि एक डिफिकल्ट थायराइड का पेशेंट है, आप उसको कैसे इंड्यूस करेंगे, एंड आई हैड नो आंसर, आई कुडंट आंसर। मैं पता नहीं क्या आए बाएं शाएं कर रहा था, वजह ये थी कि टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। उस वक्त से मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी क्या गलती है और मेरे क्या वो चीज़ है। ये बहुत पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये है। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल फिर इंशाल्लाह कल क्योंकि मेरी छुट्टी है तो आफ्टरनून में मैं भी आप लोगों से चेक कर लूँगा, आप लोगों को फिर मैं लिंक भेज दूंगा जुमे के बाद का किसी टाइम। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दरमियान में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ समझ ना आई तो जो मेरे बस में होगी, मैं असल में इस वक्त वो टॉपिक्स टच कर रहा हूँ जो मेरे वीक है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल भी कि पेन और ICU मेरा ताल्लुक ही नहीं है। ना मैं पेन करता हूँ ना मैं ICU करता हूँ। मैं तो आखिरी दफ़ा ICU में काम 2014 में किया था। 2014 के बाद मैंने कभी ICU में एक दिन काम नहीं किया। अभी कोविड के दिनों में कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन वो दैट वाज समथिंग एल्स, वो प्रॉपर कोई नहीं थी ऐसी चीज़। तो लेकिन ये है कि मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने दिया है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लें एक एक चीज़। और जो रिसेंट एविडेंस की चीज़ें हैं ना, अगर एक अच्छा समरी बात ये है कि आप एक दफ़ा चेक कर लें किसी के साथ कि रिसेंट सेप्सिस का जो लेटेस्ट है, मेरे हिसाब से ये है जो मैंने आपको दिखाया था। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ आ गई है तो आप देख लें, नहीं तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था
ये सेप्सिस के फोल्डर में मौजूद है। एक मिनट आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो जो मेन आर्टिकल्स का लिंक है, इसके अंदर सेप्सिस, ये आईसीयू के अंदर सेप्सिस वार्ड, यहाँ पर ये सेप्सिस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेप्सिस 2021 के नाम से ये लेटेस्ट है। ये मैं जो भी चीज़ आपको चाहिए, डोंट हेजिटेट तो आज नहीं मिल रहा, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। इस टाइम पे आप लोगों के सारे गुनाह माफ है। आप लोगों को जो भी चीज़, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, ये लेटेस्ट था, ये कुछ अर्सा पहले, ये अब तो इसको भी 2 साल 1.5 साल होने वाले हैं। ये बेसिकली एक डॉक्टर सफ़िया जफ़र ने कराची की हैं, उन्होंने ग्रुप में शेयर किया था, वहां से मैंने लेके फिर मैंने इस ग्रुप में डाला था। ठीक है, तो बाकी कॉमन चीज़ें हैं। ये आईसीयू के टॉपिक्स यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे। मैं टच करता जा रहा हूँ ब्रेन डेथ और जो ऑर्गन डोनेशन, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, डिलीरियम एक क्वेश्चन है, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। जो आपने मुझे हाई फ्रीक्वेंसी वाला कहा है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, बट आई विल ट्राई। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों से एक दफ़ा पूछा गया था, और मेरे तो उस वक्त फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कोई आईसीयू का डिज़ाइन भी होता है, आईसीयू की एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था, और अब ये यहाँ पर आप लोगों के सामने मौजूद है। इसमें बेसिकली कि आईसीयू का डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, आईसीयू का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, आईसीयू का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आईसीयू में कितने बेड्स होने चाहिए, कितने नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, हॉस्पिटल के बेड्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये एक बहुत ही फजूल टॉपिक था जो कि मेरे से पूछा था, और मैं मुस्कुराने लगा था, मुझे पता लग गया था कि मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था इस टॉपिक का। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ चीज़ें ना आपको यहाँ पर मैंने, क्योंकि पहले हिम्मत करके मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में ना आईसीयू की प्लेलिस्ट देख लें, क्योंकि आईसीयू डिस्कस किया है। इसी तरीके से पेन की जो प्लेलिस्ट थी, वो पेन की प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईसीयू की प्लेलिस्ट मिलेगी, वो मैं भी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आईसीयू के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस पहले भी किए थे, ये है आईसीयू की प्लेलिस्ट। ठीक है, एक, हाँ, एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से है कि एक पेशेंट है आईसीयू से आया है इमरजेंसी सर्जरी के लिए कोई, या एक सेप्टिक पेशेंट फॉर एनेस्थीसिया, ये एक क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लें, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं मैं पहले यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।